करने की सलाह। जी हाँ, चलिए अब एक काम करिए, यहाँ पे हमने ट्रेड्स को कंप्लीट किया, इंडस्ट्रीज को कंप्लीट किया। अब थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेते हैं मार्केट्स पे और सेक्टर्स पे, स्टॉक्स पे। हमारे साथ श्री राकेश अरोड़ा, फाउंडर goindiastocks.com के मौजूद हैं इस वक्त। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात और बात हो रही है। लेकिन सर, ये जो पिछला एक महीना रहा जिसमें इंडियन मार्केट्स ने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी, हम करीब करीब ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे गए, निफ्टी बैंक डोमिनेट कर रहा था। ये हमारे इस पूरे आई थिंक बीते एक महीने के स्ट्रॉन्ग मूव में अगर हल्का सा पॉज कहीं किसी चीज़ में आया है, दैट्स निफ्टी आईटी, एंड स्पेशली आफ्टर द टेक एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने रिगार्डिंग आई थिंक जो फुल ईयर गाइडेंस में जो थोड़ा सा ट्रिम किया अपने आप को, उसने एक ब्रेक लगाया। आप इस वक्त मार्केट के सेटअप को रीड कैसे कर रहे हैं? यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा एफआईएस की पोजीशन स्ट्रीम्स होना शुरू हुई हैं। सेटअप कैसा नजर आ रहा है आपको इस वक्त? देखिए, मार्केट का सेटअप तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो थोड़ा कम होती नजर आ रही हैं। जैसे कि कल अपना जो इन्फ्लेशन का डाटा आया है वो पॉजिटिव। आवाज आ रही है मुझे? तो मैं ये कह रहा था कि जो मैक्रो हेडविंड्स हैं वो थोड़ी कम हो रही है। और जैसे कि इन्फ्लेशन का डाटा कल अपना आया है, थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। और उम्मीद है कि अभी यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज अगर दे दे, तो सेंट्रल बैंक्स जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे, उसकी स्पीड में काफी कमी आनी चाहिए। तो इंडिया में मुझे लगता है कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट और करें, बट उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और यूएस में भी अर्ली 2023 में एक पॉज आने की संभावना है। तो अगर मैक्रो हेडविंड्स थोड़े कमजोर होते हैं तो मुझे लगता है कि मार्केट्स को सपोर्ट मिलेगा यहाँ से। ओके, तो जैसे कि अब आपको यहाँ से एक सब्सटेंशियल रेट हाइक्स की सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा राकेश जी, मैं आईटी से ही बात शुरू करना चाहूँगा। क्या एचसीएल ने ये व्यू शेयर करके जो डाउनसाइड शायद आज से 2 महीने बाद खुलता पोस्ट द नंबर्स, उसको स्पॉन्सर पहले ही कर दिया आप मानते हैं? आईटी, निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक स्पेशली लार्ज कैप आईटी, राकेश जी आपकी प्रेफर्ड चॉइसेस में है या नहीं है इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि वैल्यूएशन तो अभी एक रीजनेबल लेवल पे आ चुके हैं। और मार्केट जैसे कि हर चीज को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करता है। एक रैली डेवलप हो रही थी आईटी स्टॉक्स में। लोगों को लग रहा था कि 6 महीने बाद तो चीजें ठीक होने लगेंगी। और रिसेशन एक कंसेंसस व्यू सा बन गया था यूरोप और यूएस के लिए। तो उसको देखते हुए एक मार्केट में रैली आ रही थी। बट ये एचसीएल टेक का जो रिमार्क आया है उसने रियलिटी से अवगत करा दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी आईटी स्टॉक्स थोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेट होंगे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से अवेलेबल है, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है। ओके, निफ्टी आईटी पे आपका व्यू। अब आते हैं राकेश जी एक ऐसे स्पेस पे जहाँ पे आपकी महारत हासिल है, कमोडिटीज पे आते हैं सर। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि मुझे याद है आई थिंक मिड ऑफ दिस ईयर, आई मीन CY 22 में जब मेटल्स सिंक हो रहे थे, तब लग रहा था कि मेटल्स की एक कहानी और आई थिंक वो जो साइकिल है वो रह गई है। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग चार्ट्स ने उस वक्त हमको कंफ्यूज कर दिया। और स्टिल अगर आप निफ्टी मेटल्स को देखें 6712 इज एट ऑल टाइम हाई। आपका मेटल्स व्यू क्या है सर इस वक्त? देखिए, जिस तरह से आईटी में एक प्रीएम्प्ट रैली आई थी, उसी तरह मेटल में भी एक प्रीएम्प्ट रैली स्टार्ट हुई। और उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि चाइना जिस तरह से अपने कोविड जीरो पॉलिसी से हटकर थोड़ा ओपन अप कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि डिमांड काफी अच्छी खुलेगी। और दूसरा, जैसा कि मैं बोल ही रहा था कि एक कंसेंसस व्यू हो गया था कि रिसेशन तो होना ही है यूएस और यूरोप में, तो वो भी एक तरह से फैक्टर इन हो चुका था। तो वैल्यूएशंस जैसे ही ठीक होते हैं, आई थिंक कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है स्टॉक्स को ऊपर जाने का। तो मेरी राय में मुझे नहीं लगता कि चाइना वो सेम तरीके से डिमांड पुल कर सकता है जैसे पहले करता आया है। अभी हमें देखना है कि वहां पे ओपन अप करने के बाद कितना कोविड इन्फेक्शन किस तरह से जाते हैं, क्या मनस्थिति बनती है जो कस्टमर्स हैं, क्या एक्चुअल में वो जाके घर खरीदेंगे या कार्स खरीदेंगे।
उसमें काफी टाइम हो सकता है, जबकि स्टॉक्स हैं वो काफी चल चुके हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जैसे कि स्टील प्राइस थोड़ा चाइना में बढ़ा है पिछले महीने भर में, बट इंडियन स्टील प्राइसेस कट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग पहले ही काफी प्रीमियम पे चल रहे थे इंटरनेशनल प्राइस से। तो जब तक कि स्टील प्राइस सब्सटेंशियली नहीं बढ़ जाता, इंडिया में स्टील प्राइस अभी बढ़ने की उम्मीद नहीं है। बट स्टॉक्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के नजदीक आ गए हैं काफी। तो मुझे लगता है कि स्टील स्टॉक से तो थोड़ा दूर रहना चाहिए, वहां पे एक फंसने की चांस बन रही है। बट अगर किसी को खेलना है तो आयरन ओर और एल्यूमिनियम स्टॉक्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर चाइना में एक्चुअल में प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है, तो रॉ मटेरियल कंपनीज जो है, हमारे पास कोयला तो नहीं है बट आयरन ओर है, तो आयरन ओर की डिमांड काफी बढ़ेगी। और दूसरा एल्यूमिनियम, क्योंकि ईवी पे ट्रांजिशन होना तो अब मतलब एक तय सी बात है। तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम की डिमांड काफी बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू स्टील। तो अगर किसी को हेज करना है और लगता है कि अगर ये ओपन अप होकर डिमांड चल सकती है, तो एल्यूमिनियम और आयरन ओर पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। उनके वैल्यूएशन भी बेटर है एज कम्पेयर टू स्टील कंपनीज। ओके, अरे मेटल्स में भी अगर आप देखें एक पर्टिकुलर चंक जिसमें आयरन ओर और एल्यूमिनियम आपको स्ट्रॉन्ग लगता हुआ, आप एनएमडीसी लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे 123.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा राकेश जी, अभी गोल्ड पर आपका व्यू क्या बन रहा है? जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि अब आपको यहाँ से एक बहुत सब्सटेंशियल रेट हाइक्स या फिर रेट हाइक की सीक्वेंस नहीं दिख रही है। जब से इस बात का थोड़ा सा आभास स्ट्रीट को होने लगा, हमने मेरे ख्याल से 3 नवंबर के ऑनवर्ड्स गोल्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपस्विंग देखा है। गोल्ड की ट्रेजेक्टरी आपको क्या नजर आ रही है इस वक्त सर? देखिए, ऐसा कि वैसे तो गोल्ड जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब लोग लेते हैं। इस बार थोड़ा उल्टा सा होता नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया का एक पीक सीजन होता है शादियों का जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड थोड़ी बढ़ती है। बट मुझे नहीं लगता कि गोल्ड में कोई ऐसा कोई खास चेंज आने वाला है। $1800 के आसपास घूम रहा है, वहीं पे ही रहने की मुझे उम्मीद है। एक डायवर्जन जरूर दिख रहा है, दूसरा जो प्रेशियस मेटल है सिल्वर में। सिल्वर उसके मुकाबले थोड़ा तेज दिख रहा है, क्योंकि सिल्वर की यूटिलिटी इंडस्ट्रियल यूज में भी होती है और ईवीज में भी होती है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड प्राइसेस कोई ज्यादा यहाँ से मूव करने वाले हैं। ओके, गोल्ड में आप देखें सब्सटेंशियल इजाफा यहाँ से उम्मीद नहीं कर रहे राकेश जी, लेकिन हाँ सिल्वर प्राइसेस में आप देखें एक मूव अच्छा रह सकता है। अच्छा राजेश सर, कि मैं इनफैक्ट अपना प्रश्न आखिरी में राकेश जी बचा के रखा था बैंकिंग को लेकर ही। इस पूरे अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर और इनफैक्ट सेकंड हाफ ऑफ CY22 को देखें सर, बैंक्स ने लीड किया। और स्पेशली अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में जिस प्रकार से PSU बैंक्स का बिहेवियर रहा, अर्निंग्स अच्छी थी नो डाउट, बट प्राइस बिहेवियर आई थिंक सबकी कल्पना से अगर आप देखें ज़्यादा अच्छा था। आपका बैंक्स पे आउटलुक क्या है सर इस वक्त, और अभी बैंक्स में क्या चीज़ करने में आप इंटरेस्टेड हैं? देखिए, बैंक्स के लिए जिस तरह से काफी रिपोर्टें लिखी गई है कि सिंड्रेला मोमेंट था, अब एनपीएस एकदम लो पे हैं और डिमांड क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग चल रही थी। तो इसके मद्देनजर जो वीकर बैंक्स थे उन्होंने काफी आउट परफॉर्म किया है। जो बैंक नॉर्मली हम नहीं लेते वही आउट परफॉर्म कर रहे थे। बट अब मुझे लगता है कि वैल्यूएशन गैप काफी नैरो हो गया है, और अब ये जो रैली है बैंक्स की, वो वापस जो मेजर बैंक्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो वीकर बैंक से निकल के लार्ज और स्टेबल बैंक्स में अभी वापस आने की कोशिश रहनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, क्योंकि वो जो एक इनिशियल वैल्यूएशन गैप था वो भर चुका है। अब उतना अट्रैक्शन नहीं रह गया है वो जो वीकर बैंक्स है उनको लेने के लिए। ओके 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 राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। और आपने देखा इनफैक्ट बैंक्स में राकेश जी का व्यू है कि अब एक बार फिर से वो जो डिफरेंशियल हम प्ले कर रहे थे, वीक बैंक्स जो कि ग्रेजुअली अगर आप देखें आप तो अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग हो गए, उनसे भी निकल के शायद जो बड़े 4-5 बैंक हैं वहाँ तक अपनी पोजिशन को केंद्रित